चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वॉइस क्लियर है मेरी? गुड इवनिंग अंजलि जी, नन कुमारी, निषाद जी। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए सेशन को। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज हम लोग पूरे साल भर के करंट अफेयर्स में से जो आपके एग्जाम के पैटर्न का करंट अफेयर्स है, जिस तरीके का पेपर में करंट अफेयर्स आपका पूछा जा सकता है, वो पूरा क्वेश्चंस को मैं निकाल के आपके लिए एमसीक्यू के फॉर्म में लेके आया हूं। आप लोगों को इसको बस देखना है किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं। वो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं कवर करने वाला हूं आज। तो आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उनके लिए जो पीएससी के पेपर देने वाले हैं 12 तारीख को। तो उसके हिसाब से जो है वो साल भर के करंट अफेयर्स का कलेक्शन जो है मैं आज करवाने वाला हूँ आप सबको। तो एकदम तैयार हो जाइए, ठीक है जी। विकास जी प्रणाम, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाइए, कोशिश करेंगे आप लोग का भी ज़्यादा समय न लगे, क्योंकि फटाफट करवाऊंगा, क्योंकि आप लोग को भी पढ़ना होगा, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है अब। तो ये एक ऐसा वीडियो है, आप मान लीजिए जो लोग जैसे कि अभी लाइव नहीं है, जो लोग वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे जिन लोग, वो आप लोग खाने पीने के टाइम भी चालू करके देख सकते हो। कुछ और काम कर रहे हो, थोड़ा रेस्ट ले रहे हो पढ़ाई से, तो भी इस वीडियो को आप फटाफट देखिए। आपका क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। करंट अफेयर्स ऐसे ही पढ़ा जाता है, फटाफट आपको चेक करना है आपका पेपर बन रहा है कि नहीं, क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। वो सब देख के भी आप किसी भी टाइम इसको पलट के देखिए, स्पीड करके देखिए, स्लो करके देखिए, जैसा देखना है वैसा देखो, ठीक है। लेकिन इससे बेनिफिट होगा काफी हद तक, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन को कलेक्ट करके लाया हूं जो आपके पेपर में हूबहू वैसे ही क्वेश्चन आते हैं ठीक है। और आपका रिवीजन हो जाएगा, आप लोग बहुत से लोग पढ़ लिए होंगे, ठीक। जय हिंद। चलिए तो शुरू करें फिर। चलो शुरू करता हूं मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन के ज्यादा डिटेलिंग में मैं नहीं बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कवर करवा सकूं, क्योंकि पीएससी का पैटर्न क्या है, वन लाइनर एमसीक्यू के फॉर्म में। मतलब करंट अफेयर जो आता है पीएससी में, वो आपको एक लाइन का पूछेगा, ना कि 10 लाइन का पूछेगा, और न ही आपको कथन कारण में पूछता है। बहुत कम, एक आध बार कहीं आया होगा तो आया होगा, इतिहास में आप देख लेना उठा के पेपर, वन लाइनर ही को करंट अफेयर्स पूछता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कि ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स आपको करा सकूं। मैं एमसीक्यू जैसा आता है वैसी क्वेश्चन बना के लाया हूं, ठीक है। तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, जितने पॉइंट्स हो पाएंगे उतना मैं बताते चलूंगा। आप लोग भी, अब 2-3 दिन पेपर बचा है आपका, बहुत डीप में मत जाइए, ऊपर ऊपर से भी आप पढ़ के जाएंगे, आपका करंट अफेयर्स देख लीजिए, बन जाएगा आपका। एडी टेक्निकल टोटल कितना रहेगा पूछ रहे सर। देखिए ना, जितना भी है आप लोग के लिए काफी कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक है। हाँ चलो शुरू करते हैं, फिर आंसर देना भी चालू कर दिए। पहला, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कब से कब तक आयोजित किया गया, बताइए। चलो मैं ज्यादा देर रुकूंगा नहीं किसी के बताने के लिए, क्योंकि फटाफट करना है अपने को, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। चलो 20 नवंबर से 20 दिसंबर, 21 नवंबर से 20 दिसंबर, 22 नवंबर से 21 दिसंबर, 22 नवंबर से 18 दिसंबर। जिन लोग को आंसर पता है वो अपना आंसर देंगे, सारे लोग को अटेंटिव रहना है, सारे लोग आंसर अपना लिखते रहेंगे। इसका आंसर आएगा डी, 22 नवंबर से 18 दिसंबर। देखो फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित और क्या क्या चीज आपको याद रखना है, याद रखना। इसका तो आंसर हो गया 22 दिसंबर से 18 दिसंबर, 22 नवंबर से 18 दिसंबर। अच्छे से याद रखना डेट कब से आयुक्त है। फीफा वर्ल्ड कप से सवाल आना लगभग तय है, बहुत इंपॉर्टेंट है फीफा वर्ल्ड कप, ठीक। 4 साल में एक बार होता है। ये कौन से क्रम का फीफा वर्ल्ड कप था ये भी याद रखना। तो याद रखना 2022 में हुआ था, 22वां क्रम था। 22 में हुआ था, कौन सा क्रम था, 22वां क्रम था। इसका मेजबान देश कौन था, कहां हुआ था, कतर में हुआ था। ये कतर, कतर क्या कर रहा था, ये इसकी मेजबानी कर रहा था, ठीक है। इसमें विनिंग टीम कौन था, जीता कौन, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना किसको हराया, फ्रांस, ठीक है। किसको हराया, फ्रांस को हराया। तो 3-4 चीज याद रखना है आपको। 22वें क्रम का था, कतर इसकी मेजबानी किया था, अर्जेंटीना जीता है, और फ्रांस को हरा के इसको जीता है, ठीक। अगला जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कौन से नंबर का होगा, 23वें क्रम का। कब होगा, 4 साल बाद, 2026 में होगा। कहां होगा, 3 लोग एक साथ उसकी मेजबानी करेंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, और कनाडा। इतना चीज आपको याद रखना है, ठीक।
अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा 23वां नंबर का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसकी मेजबानी करेंगे। इससे संबंधित मैं देखो इसका और भी क्वेश्चन बना सकता था मैं। अब आपका नंबर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो इसी में 6 क्वेश्चन बना सकता था मैं, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर आपको सारा चीज मैं बता दिया। ये सारा चीज आप पढ़ के रखेंगे। आगे बढ़े, फटाफट आगे बढ़ेंगे अपन। चलो दूसरा, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनगणना होने वाला है अभी। ठीक, अरुण गोयल, मृत्युंजय कुमार नारायण, अनिल लोहाटी, डी.वाई. चंद्रचूड़, किनको नियुक्त किया गया है बताइए? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बी, मृत्युंजय कुमार नारायण। इसका आंसर क्या आएगा? ठीक, इसका आंसर क्या आएगा? मृत्युंजय कुमार नारायण को भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त नियुक्त किया गया है। अब इससे संबंधित और चीज देख लो। अरुण गोयल को क्या नियुक्त किया गया है? चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। सब के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त, यहीं पर मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। मुख्य चुनाव आयुक्त बोलेगा तो राजीव कुमार है। ये तो चुनाव आयुक्त हैं, अरुण गोयल और अनूप कुमार गोस्वामी, ये दोनों चुनाव आयुक्त हैं, तो इनको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, इसको भी याद रखना। अनिल लोहाटी कौन है? ये रेलवे बोर्ड के नए सीईओ नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड के सीईओ नियुक्त किया गया है अनिल लोहाटी को। और डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन है? 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, 50वें क्रम के। तो इनको दोनों चीज याद रखना है आपको। डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन सा क्रम है इनका? 50वां क्रम है। इसके पहले कौन था? यू ललित। 49वें क्रम के कौन थे? 49वें यू ललित। ये सब चीज याद रखेंगे। एक ही क्वेश्चन में आपको 5, 7, 10 क्वेश्चन में करवा दे रहा हूं। ठीक, तो 49वें क्रम के कौन थे? यू ललित। अब आप बताओ मुझे, डी.वाई. चंद्रचूड़ फुल फॉर्म क्या है इनके नाम का? कई बार ऐसा सवाल पूछने लग गया है आजकल। डी.वाई. चंद्रचूड़ पूरा नाम क्या है? ये तो शॉर्ट फॉर्म है। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है बताओ? किसको पता है पूरा नाम? किसको पता है पूरा नाम? यूपी ललित नहीं है, यू ललित है। ठीक है। डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय, डी से है धनंजय, और वाई से क्या है? किसी को नहीं पता है? हाँ, गुड। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका फुल फॉर्म है। 50वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं, 49वें यू ललित। ठीक, आगे बढ़े। चलो, तो इतने सवाल इसमें से याद रखेंगे, सारे चीज को कवर कर रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट, थर्ड, डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम ग्राम पंचायत का नाम क्या है? डिजिटल साक्षरता मतलब पूरी तरीके से डिजिटल रूप से साक्षर है, वो कौन सा है? धर्मदम, पुल्लमपारा, डीसा और मोढेरा। क्या है आंसर? क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आपका पुल्लमपारा, बी पुल्लमपारा। ये कहां है? पुल्लमपारा केरल में है। ठीक है, पुल्लमपारा कहां है? केरल में है। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा? बी पुल्लमपारा, जो केरल में है। धर्मदम किस लिए अभी फेमस है हाल ही में? धर्मदम किस लिए फेमस है हाल ही में? धर्मदम में 100% पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? मैं बताता हूं इसको। मतलब धर्मदम एक ऐसा स्थान है जो एक निर्वाचन क्षेत्र है, एक शहर टाइप का है, उसके हर वार्ड में पुस्तकालय खोला जा चुका है। मतलब हर वार्ड में उसके लाइब्रेरी है। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी। तो इसका आंसर तो बी आएगा। ठीक है, सही बोल रहे हो। धर्मदम जो है उसको भी याद रखना, इससे भी एक सवाल बन सकता है। 100% पुस्तकालय वाला शहर कौन सा है? तो धर्मदम 100%, वहां हर वार्ड में पुस्तकालय खोला जा चुका है। ये भी केरल का ही है। डीसा, यहां पर भारत के पहले एरो स्पेस स्टेशन की स्थापना की गई है। पहला एरो स्पेस स्टेशन। ठीक है, पहला एयरबेस की स्थापना की गई डीसा, ये गुजरात में है। मोढेरा किस लिए फेमस है? मोढेरा जो है, मोढेरा में क्या किया गया है? देखो, मोढेरा में 24 सौर ऊर्जा से संचालित 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित ग्राम है, से संचालित होने वाला ग्राम, पहला ग्राम है।
से संचालित होने वाला पहला गांव है। ठीक है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला ग्राम, 24 घंटा से, है ना। तो ये डी मोढेरा। तो याद रखना है इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी पुल्लमपारा। ठीक, बाकी सबको भी याद रखना। चलो, भारत में प्रथम पूरक आहार परीक्षण केंद्र की स्थापना कहां हुई है, इंदौर, ग्वालियर, दिल्ली, अहमदाबाद। क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा डी अहमदाबाद। मैं फटाफट कर रहा हूं, ज्यादा वेट नहीं कर रहा हूं आप लोग के आंसर का, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप फटाफट आंसर देते जाओ अपना। ठीक, चलो, इसका आंसर होगा अहमदाबाद। भारत में प्रथम पूरक आहार परीक्षण केंद्र। पूरक आहार परीक्षण केंद्र किसको बोलते हैं, देखो एक टेस्ट होता है डोपिंग टेस्ट। डोपिंग टेस्ट ये बेसिकली प्लेयर लोग का होता है, जो प्लेयर खेलने जाते हैं ना बाहर, उनका डोपिंग टेस्ट होता है। देखो प्लेयर लोग क्या करते हैं, उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा जो रहता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि आप मेहनत करके आगे बढ़े। मान लो जाए आप एथलीट हैं, ठीक है, एथलीट हैं, तो ऐसे मार्केट में कई सारे दवाई उपलब्ध हैं जो दवाई आपको एनर्जी देती है, लेकिन उस दवाई का उपयोग करने से आपको इंस्टेंट एनर्जी तो मिल जाएगी, लेकिन आप लंबे समय में आपके बॉडी को वो दवाई हार्म करेगी। तो ऐसी चीजों को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या किया गया है, बैन किया गया है। तो नाडा जो है ना, NADA, ठीक है, नाडा जो है ना, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा जो है वो इसका परीक्षण करती है कि आपने ऐसी दवाइयों का सेवन तो नहीं किया है कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है बैन है, या जो आपके बॉडी के जो लेवल्स है, एस्टेरॉइड है और बहुत सारी दवाई है, एनर्जी औषधि से संबंधित दवाई है जो आपके बॉडी के एनर्जी लेवल को बढ़ाती हैं। कुछ ऐसे पाउडर्स रहते हैं जिससे क्या होता है, आपका फिजिकल जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है, लेकिन उन दवाइयों का उपयोग करके आपको खेल में भाग नहीं लेना है। तो इनका चेक करेगा पूरक आहार परीक्षण केंद्र जो अहमदाबाद में बनाया गया है, पहला है, वो चेक करेगा कि अंतरराष्ट्रीय मानक पे हमारे खिलाड़ी क्या करते हैं, वैसी कुछ कुछ लेवल पे हमारे खिलाड़ी भी उसका यूज करने लगे थे। तो ये चेक करके बताएगा कि हमारे खिलाड़ी ऐसा यूज थोड़ी कर रहे हैं, इन चीजों का यूज नहीं करना है, ताकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जाके हमारे खिलाड़ी बाहर ना हो पाए। और एक सवाल आपको पूछ सकता है, तो ये अहमदाबाद में स्थापित किया गया, डी ऑप्शन आएगा इसमें। एक थिंग कि ये डोपिंग टेस्ट जो होता है ना, एक नाडा करती है, नेशनल एंटी डोपिंग टेस्ट, और एक वाडा, ये भी एक इसी तरीके का डोपिंग टेस्ट एजेंसी है। ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग टेस्ट एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करती है, एंटी डोपिंग टेस्ट करती है। ठीक, तो इसको क्या किया गया है, पहला नंबर पे क्या है पता है इसका रैंकिंग में, मतलब जो सबसे ज्यादा इस तरीके का है, पहला नंबर रूस है। मतलब ये रूस के जो प्लेयर है बहुत बाहर होते हैं इसी तरीके, इसी चक्कर में ये डोपिंग टेस्ट से बाहर हो जाते हैं रूस के। दूसरा में इटली है और तीसरा में भारत है, तीसरा में भारत है। तो इसी स्तर को सुधारने के लिए भारत, हमारे प्लेयर बाहर मत आए, मतलब उधर जाके इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाएंगे, डोपिंग टेस्ट में बाहर हो गए, तो ये चेक करके बताएगा कि आप सही हैं, फिट हैं, नहीं बाहर होंगे करके। तो अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से इसको किया गया है। अब समझ में आया आपको पूरा, तो अच्छे से समझ के रखना चीजों को। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक, यूनेस्को, तो मैं जो रैंकिंग बताया हूं ना, पहला रूस, दूसरा इटली, तीसरा वो, ये अभी सब याद रखना, ठीक। तो भारत का स्थान तीसरा है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, एंजेला मर्केल, एलेस बालितात्स्की, डगलस डायमंड और गीतांजलि श्री। बताइए आंसर, बताइए इसका आंसर, बताएंगे फटाक से। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा डी, सॉरी, यूनेस्को शांति पुरस्कार किसको दिया गया है, एंजेला मर्केल, एंजेला मर्केल, एंजेला मर्केल को दिया गया है। बी कौन बोल रहा है भाई, गलत है आपका आंसर, बी नहीं है, एंजेला मर्केल आएगा। ये जर्मनी की चांसलर है। ठीक है, एलेस बालितात्स्की और डगलस डायमंड कहां पढ़े हो बताओ, इन दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला है, इनका भी नाम याद रखना है आपको, नोबेल पुरस्कार मिला है। ये जो एलेस बालितात्स्की है ना, उनको शांति का नोबेल मिला है, पीस का नोबेल मिला है, और जो डगलस डायमंड है ना, उनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल मिला है, इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला है, अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। गीतांजलि श्री अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार मिला है इनको, अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, किसके लिए मिला है, रेत की समाधि, रेत की समाधि नाम के इनके उपन्यास के लिए मिला है। रेत की समाधि हिंदी में लिखा था इन्होंने, इसको सेंड ऑफ टॉम, टॉम ऑफ सेंड करके इनको, इनका अंग्रेजी अनुवाद किया।
तो अंग्रेजी अनुवाद हिंदी की एक ऐसी पहली कृति है जिसके अंग्रेजी अनुवाद के लिए उसकी लेखिका को, किसी लेखक को क्या मिला है? यूनेस्को शांति अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। इसको बताऊंगा, आगे क्वेश्चन आएगा और तो ठीक है। रेत की समाधि इनका उपन्यास था। तो समझ में आया, एक क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। बताइए अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सीखने मिल रहा है ना कुछ? एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बता दिया, यहीं पे रिवीजन हो गया आपका। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। सब चीज को याद रखेंगे जितना मैं बता रहा हूं, एक सवाल में ही आपके कई सवाल सॉल्व कर रहा हूं। ठीक, चलो 57वां ज्ञानपीठ सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया है? चलिए फटाक से आंसर देना है। 57वां ज्ञानपीठ सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया है? नीलमणि फूकन, दामोदर माउजो, दया प्रकाश सिन्हा, नमिता गोखले। जल्दी, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा दामोदर माउजो। इसका आंसर क्या आएगा? दामोदर माउजो। क्या आएगा आंसर? दामोदर माउजो। तो इनको कौन सा दिया गया? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये गोवा के हैं, गोवा के कोंकणी उपन्यासकार हैं, कोंकणी उपन्यासकार। इनको एक सवाल इसमें ऐसा भी पूछता है कि किस भाषा के उपन्यासकार हैं या किसके उपन्यासकार हैं, कौन से भाषा से संबंधित है, ये भी पूछता है। तो याद रखना कोंकणी उपन्यासकार हैं, कोंकणी उपन्यासकार। ठीक है, अब ये हो गया। याद रखना 57वां बोला है, 2021 में दिया गया है 57वां ज्ञानपीठ सम्मान 2021। नीलमणि फूकन, इनको दिया गया था 56वां ज्ञानपीठ सम्मान 2020। किनको दिया गया था? नीलमणि फूकन को। ये असमिया कवि थे। असमिया, पिछले बार के करंट अफेयर्स में पढ़े रहे होगे आप लोग, असमिया कवि। तो याद रखना पिछले बार कभी पूछ देता है। नीलमणि फूकन 56वां 2020, याद रखना इसको। 57वां कोंकणी उपन्यासकार है दामोदर माउजो। इनको इस साल अभी नया है, मतलब अभी 2022 का, तो 2022 का तो नहीं मिला है अभी, 21 तक का मिला है अभी। दोनों को याद रखना, ठीक? तो ये याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है? ये 57th, ये 56। चलो आगे बढ़ते हैं। 7वां, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां किया गया? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। आंसर देंगे सब लोग, आंसर दीजिए। कहां किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन? आंसर आएगा डी, मध्य प्रदेश। क्या है? डी, मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन। अब आप मुझे ये बताइए कब से कब तक किया गया है? कब से कब तक किया गया? 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023। 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी, अभी चल रहा है 2023। पहली बार वाटर स्पोर्ट्स को पहली बार शामिल किया गया है। एक नया स्पोर्ट्स खेल जिसे शामिल किया गया है, वाटर स्पोर्ट्स। वाटर स्पोर्ट्स को पहली बार इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, किसमें? खेलो। तो पूछेगा आपको अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा ऐसा खेल है जिसको, नया खेल जिसको शामिल किया गया है, तो ये क्या है? वाटर स्पोर्ट्स। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? अब आपका पेपर होगा देखो 12 तारीख को। यहाँ 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 को खत्म होगा। ये आपके पेपर से जस्ट एक दिन पहले 11 फरवरी को स्टार्ट खत्म होगा। ठीक है, इसमें से कितने लोग हैं जो लोग पीएससी का पेपर दे रहे हैं? अभी जितने लोग लाइव हैं, 150 से ज्यादा लोग लाइव हैं। बताइए, 160 के आसपास लोग लाइव हैं। बताइए कितने लोग आप लोग पीएससी का पेपर दे रहे हैं 12 तारीख को, और कितने लोग नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं ना? हाँ, चलिए लगभग सारे लोग दे रहे हैं जितने लोग लाइव हैं। चलो, तो आप लोग के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है क्लास। चलो आगे देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? सीमा पुनिया, शरत कमल अचंत, लक्ष्य सेन, सुशीला देवी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? सीमा पुनिया, शरत कमल अचंत, लक्ष्य सेन, सुशीला देवी। इसका आंसर आएगा बी, शरत कमल अचंत। शरत कमल अचंत को
क्या दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको किसके? ये टेबल टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस के क्षेत्र में दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित बहुत सारी चीज मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से याद रखना। सबसे पहला चीज, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं दिया जाता भारत में। मेजर ध्यानचंद जो थे वो ओलंपिक में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, उन्होंने ओलंपिक जीता था, तो मेजर ध्यानचंद जो थे उनके नाम पे दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। भारत का सबसे ज्यादा बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। इसका नाम 2021 में बदला गया है, इससे पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम था पहले, खेल रत्न पुरस्कार इसका इससे पहले नाम था। ठीक है, अब आप मुझे बताइए लक्ष्य सेन को क्या मिला है? लक्ष्य सेन को अर्जुन पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है, अर्जुन पुरस्कार मिला है। सुशीला देवी, इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है, अर्जुन पुरस्कार मिला है। और ये जो हैं सीमा पुनिया, इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है, अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है, सुशीला देवी, इनको जूडो में मिला है मेरे ख्याल से, सुशीला देवी को जूडो में मिला है। लक्ष्य को बैडमिंटन में मिला है। लक्ष्य सेन को किस में मिला है अर्जुन पुरस्कार? बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन, बैडमिंटन। और सुशीला देवी को जूडो में मिला है, जूडो में। ठीक है, और सीमा पुनिया को अर्जुन पुरस्कार एथलेटिक्स के क्षेत्र में मिला है, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स के क्षेत्र में। ठीक, तो ये चारों से संबंधित चीजों को समझ में आ गया आपको? अलग अलग सवाल में देखने के लिए मिलेगा आप सबको। ठीक, तो ये सब चीज आप लोग याद रखना। इसका नाम जस्ट अभी परिवर्तित किया गया 6 अगस्त 2021 मेरे ख्याल से, इसी अप्रोक्सीमेट डेट याद नहीं रखना है कि कब परिवर्तन किया गया, ये याद रखना है कि नाम बदला गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया इसका नाम। सॉरी। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 9वां सवाल बताइए। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, हाँ पीडीएफ मिल जाएगा अंजलि जी आपको टेलीग्राम चैनल पे, मैं क्लास के बाद डलवा दूंगा इसको। ठीक है, एकदम तनाव नहीं लेना है आप लोग को, सिर्फ देखो, रिवाइज करो, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फटाफट लगा सको मेरे बोलने से पहले। आपका कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है पता रहना चाहिए आपको, कहां अटक रहे हो। जो चीज बता रहा हूं, एक क्वेश्चन से संबंधित 5-7 फैक्ट बता रहा हूं, सारे फैक्ट को याद रखो। एक ऑप्शन, सारे ऑप्शन आपके लिए रिलीवेंट है, कोई इररिलेवेंट कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक, अब ये सी ऑप्शन कौन दे रहा है भाई? बीसीसीआई का नया अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी को बनाया गया। कर्नाटक से खेलते हैं, ये कर्नाटक के साइड से, राइट हैंडेड बैट्समैन है, बॉलिंग भी करते हैं रोजर बिन्नी। ठीक है, ठीक, चलो आगे देखते हैं। 10वां G20 का 18वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि G20 की मेजबानी वर्तमान में भारत कर रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पक्का पेपर में आने का संभावना है इसका। देखो ये क्वेश्चन को, G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कौन से क्रम का था? एक एक चीज याद रखना इससे संबंधित। 18वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां के? जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन, जब पेपर भारत मेजबानी नहीं करता तब आता है, इस बार तो कर रहा है, ठीक से आएगा देखना। इंडोनेशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत। आयोजन कहां किया जाएगा? भारत में, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक भारत मेजबानी करेगा? 1 दिसंबर से 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना सब लोग। 2023, ये डेट को रट लो एकदम। 1 दिसंबर 2022 से 1 दिसंबर 2022, 1 नवंबर 2022 से 30 नवंबर, सॉरी 1 नवंबर 2022 से, सॉरी है 1 नवंबर 2022 से आपका आएगा 30 अक्टूबर 2023। एक साल पूरा, मतलब 1 नवंबर 2022 से चालू होके 30 अक्टूबर 2023 तक चलेगा ये। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो यहां पर देख लो, ये चल रहा है, मेजबानी करेगा भारत अभी। ठीक, तो ये सब चीज याद रखना G20 से संबंधित। किसी को कोई दिक्कत है?
कोई डाउट है किसी को? हाँ, 1 नवंबर 2022 से 30 अक्टूबर। ठीक है यश, चलो 18वां नंबर का शिखर सम्मेलन हो रहा है भारत में। चलो G20 याद रखना अच्छे से, इसकी बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, पूरे भारत भर में एकदम तैयारी चल रहा है इसका। चलो, किसे हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। कोई करंट अफेयर से आप पेपर को निकाल के देख लो 10 साल का पीएससी को, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहा है पीएससी, करंट अफेयर्स में प्रयोग नहीं कर रहा है ज्यादा, बहुत आसान सवाल देता है, एकदम वन लाइनर ही पढ़ना है, एकदम एक एक लाइन का पढ़ के जाओ, बहुत ज्यादा डीप पढ़ने का जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स में, एकदम सरल सरल सवाल दे रहा है आपका, बहुत जल्दी आप जो कैच कर लोगे, पकड़ लोगे। जो एकदम पेपर भी पढ़ता है ना, उससे 10 क्वेश्चन अगर आएगा तो 7 तो क्वेश्चन बना लेगा, लेकिन आपको सब अच्छे से बनाना है, स्कोर करना है अच्छे से, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स में कमांड करके रखो। और 12 तारीख का आपका पेपर है ना, मैं बता रहा हूं आपको, अब सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ो आप लोग, कोई दूसरा सब्जेक्ट मत छुओ। जितना ज्यादा करंट अफेयर्स का भयानक वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज है करंट अफेयर्स का, छत्तीसगढ़ का भी, इंडिया का भी। अब सिर्फ लास्ट के 2-3 दिन सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ा जाता है। आप लोग ज्यादा दूसरे सब्जेक्ट को मत पढ़ो, जितना पढ़ चुके हो अब ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो उसको, तो अब सिर्फ रिवीजन करो करंट अफेयर्स को, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, पढ़ लियो तो और पढ़ो करंट अफेयर्स को, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ो करंट अफेयर्स। लास्ट के टाइम पे करंट अफेयर्स आपको क्या करेगा, रिलैक्स फील कर, मतलब ज्यादा लोड नहीं रहता है ना, करंट अफेयर्स तो नया ही है और मजा भी आता है पढ़ने में। आप प्रीवियस पुराना कोई नया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब देखोगे टेंशन आएगा दिमाग में कि भूल रहा हूं ऐसा आएगा। ये सब पढ़ो, अब लास्ट के टाइम पे यही पढ़ा जाता है, लास्ट के 2-3 दिन में। किसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? अनुराधा रॉय, बद्री नारायण, मनोज कुमार गोस्वामी, रश्मि चौधरी। इसका आंसर आएगा बद्री नारायण, बद्री नारायण। ठीक है, इसका आंसर आएगा बी, बद्री नारायण। जो भी बी आंसर दिए हैं बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है अनुराधा रॉय को, अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? अनुराधा राय को दिया गया है। इसको भी याद रखें। कौन नहीं बोल रहे हैं यार? सूर्या ठाकुर, ये सर इसको अंग्रेजी भाषा का दिया गया है। ठीक है सूर्या, अंग्रेजी भाषा का दिया गया है। बद्री नारायण को हिंदी भाषा का, यहां लिखा है ना सर हिंदी भाषा का, बद्री नारायण आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। COP27 भारत पर्यावरण सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया? COP27 कतर, मिस्र, अफ्रीका, भारत। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? COP27 सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा मिस्र, बी आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बी। शर्म अल शेख, मिस्र के भी कहां? शर्म अल शेख, मिस्र के शर्म अल शेख में इसका आयोजन किया गया। COP क्या है? फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में सब चीज बताता हूं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब अलग अलग जो पार्टीज हैं उनको एक साथ मीटिंग, मतलब एक कह लीजिए, ये लोग अलग अलग देश के लोग क्या करते हैं, एक जगह मिलते हैं और जो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड कई जगह से, अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो पूरे जो व्हीकल वगैरह जो है हमारे गाड़ी वाड़ी, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड छूटता है। तो जो पूरा जो पर्यावरण है ना, उसका तापमान जो है बढ़ता जा रहा है बहुत। अगर इन्वायरमेंट का तापमान बढ़ेगा तो जो ग्लेशियर है वो पिघलेंगे, और ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जल स्तर उठेगा, और समुद्र का जल स्तर अगर उठेगा तो पृथ्वी कहां बचेगी? सरफेस कहां बचेगा? तो समुद्र का जल, अपने को टेम्परेचर को कम करना है। इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है? मतलब COP27 बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका सम्मेलन, इनका मेन उद्देश्य है 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर अगर हुआ तो क्या होगा? आपका ग्लेशियर पिघलने चालू होंगे और आपका समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और 4 सेंटीमीटर समुद्र का जल स्तर कहीं बढ़ गया ना तो पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगा उस दिन। और 1 सेंटीमीटर समुद्र का जल स्तर कहीं बढ़ेगा तो आपका जो आसपास का जो बाउंड्री लाइन में जो मुंबई है, जो चेन्नई है, सब डूब जाएगा। 1 सेंटीमीटर से सरफेस लाइन बढ़ा तो याद रखना। इसी के कारण इसको कंट्रोल करने के लिए सारे जगह एक साथ बैठते हैं। इनको बोला जा रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, इसमें बोला जाता है जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज को फंड प्रोवाइड करें, ताकि वो लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है उसको रोक सके। क्योंकि डेवलप्ड कंट्री कौन है? जिनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिनके पास इंडस्ट्रीज ज्यादा है, वो डेवलप्ड कंट्रीज है। वही लोग ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, जैसे चीन, रशिया,
ये सब के पास ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं लोग, इन लोग को कंट्रोल करना है। लेकिन डेवलप्ड कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे भारत, उसको तो आगे भी तो बढ़ना है। अगर पूरा इंडस्ट्री बंद कर देगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो ऐसे लोगों को भी क्या कर रहे हैं, इनमें बोला गया है कि ऐसे लोगों को जो डेवलपिंग है उन लोग को फंड भी प्रोवाइड किया जाए। तो याद रखना, शर्म अल शेख में हुआ है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का सम्मेलन 27वां नंबर का, ये आप लोग सब लोग याद रखेंगे। और COP26 अगर पूछ दिया तो COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड। मतलब इसके पहले वाला जी, इसके पहले वाला कहां हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड। अब समझ में आया पूरा? चलो 13, अंतरराष्ट्रीय बुकर सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? अब भी बताया हूं, ये तो आंसर सब लोग बता दोगे। शेहान, करुणाल तिलका, टिम बर्नर्स ली, गीतांजलि श्री और दलाई लामा। सी, गीतांजलि श्री, अंतरराष्ट्रीय बुकर सम्मान, सी इसका आंसर आएगा, गीतांजलि श्री। कोंकणी उपन्यासकार, कोंकणी उपन्यासकार, उपन्यासकार, कोंकणी उपन्यासकार है। देखो इंपॉर्टेंट इसलिए भी ये ज्यादा हो जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने, कोंकणी उपन्यासकार है, हिंदी भाषा में लिखा, लेकिन इसको जो अंग्रेजी भाषा में डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया इसको। डेजी रॉकवेल इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा था, डेजी रॉकवेल ने उसको अंग्रेजी भाषा में क्या किया? अनुवादित किया। और बुकर अवार्ड सिर्फ अंग्रेजी भाषा को मिलता है, अंग्रेजी भाषा के उपन्यास को दिया जाता है। तो इनको क्या मिला? मैन बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पहला ऐसा उपन्यास है जो हिंदी भाषा में लिखा गया था और उसके कन्वर्जन को मैन बुकर, इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है ना, ये जो गीतांजलि श्री ने जो उपन्यास लिखा है वो उसका रेत की समाधि, इसका उपन्यास का नाम है रेत की समाधि। ये भी पूछ सकता है कि गीतांजलि श्री को किस उपन्यास के लिए मिला है? रेत की समाधि, रेत की समाधि। टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड, इसके नाम से क्या किया? डेजी रॉकवेल ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। इसमें 80 वर्षीय महिला की एक कहानी बताई गई है। जो 80 वर्षीय महिला जो है ना, वो अपने पति से क्या होता है, डाइवोर्स हो जाता है उसका, वो तनाव में चल देती है। और तनाव में जाने के बाद अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो डिवाइड जो हुआ है इंडिया पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जाती है और अपने क्यों ऐसा, मतलब क्या क्या चीज हुआ था, किस तरीके से सिनेरियो घटा था, सब उसको देखने के लिए क्या करती है, पाकिस्तान जाती है, रिसर्च करती है अपने प्राचीन चीज में, मतलब उनके पहले के समय में क्या क्या हुआ था वो सब देखने के लिए। तो ये सब चीज की कहानी इसमें बताया गया, वो सब जानने की जरूरत नहीं है, किस उपन्यास के लिए मिला है ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ब्रिटेन के प्रथम भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में भारतीय मूल का प्रधानमंत्री चुना गया और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है ये। आप लोग जब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े होंगे तो बहुत देखे होंगे, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा। इसका आंसर आएगा ऋषि सुनक। ऋषि सुनक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं ये। देखो पहले क्या किया गया था, लीज ट्रस्ट को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, मतलब चुना गया था वहां, ठीक है, लीज ट्रस्ट को। लेकिन लीज ट्रस्ट इकोनॉमिक्स लेवल पे, आर्थिक मोर्चे पे विफल साबित हुई। लीज ट्रस्ट जो है वो इकोनॉमिक लेवल पे ब्रिटेन को नहीं संभाल पाई, जिसके कारण से लीज ट्रस्ट ने क्या किया, 45 डेज, मतलब 15 दिन में क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। 15 दिन में 45 दिन में, सॉरी 45 दिन में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। भारत को आप देखें, भारत में कोई चीज को नहीं संभाल पाते, कोई इस्तीफा नहीं देने वाला। यहाँ एक बार बन गया मतलब बन गया, कोई इस्तीफा नहीं देगा यहाँ। ब्रिटेन में देखो आप, रिजाइन दे दी खुद, नहीं कर पाया तो, समझ में आया? तो उसके बाद क्या किया गया, ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी ने क्या किया, प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, इसलिए आपको पेपर में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कम समय तक के पीएम, चलो ये भी याद रखना, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन, किसने देश के नए 15वां किसने देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? नए चुनाव आयुक्त, एक एक क्वेश्चन में चुन चुन के बनाया हूं आप लोग के लिए कि इसी तरीके का सवाल आता है पिछले 10 साल के पैटर्न को देख के। दीपक अग्रवाल, नीलिमा सिंह, अरुण गोयल, दीपेश शाह। नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं अरुण गोयल। ये बोल रहा है क्या मुख्य चुनाव आयुक्त? नहीं बोल रहा है, चुनाव आयुक्त बोल रहा है। करंट के लिए कोई बुक नहीं लिया है बट ऑनलाइन क्लासेस ली है, इतना सफिशिएंट होगा ना? ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बुक ले लीजिए, ज्यादा बेनिफिट होगा। किताब को पढ़ना और सिर्फ क्लासेस, देखिए किताब को पढ़ने के बाद अगर आप एमसीक्यू ऑनलाइन क्लासेस से सॉल्व करते हैं आपको काफी हेल्प मिल जाएगा, लेकिन बुक पढ़ना जरूरी है थोड़ा सा आपको रिवाइज करने के लिए। वीडियो जल्दी रिवाइज नहीं होता है, ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। अगर कर सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।
अरुण गोयल, इनको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी? मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है बताओ तो, कमेंट करके बताओ तो, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सीजी करंट अफेयर्स कब है? अरे सर अभी मैडम इसको देखो ना आप, उसको भी लाएंगे, ठीक है। ये पहले बताओ मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी? राजीव कुमार है, और एक अरुण गोयल है चुनाव आयुक्त, और एक और चुनाव आयुक्त अरूप कुमार गोस्वामी। ठीक, तो ये याद रखना, इसका आंसर आ जाएगा ये सी। चलो आगे देखते हैं। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में श्री नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 98 फीट, 105 फीट, 108 फीट, 112 फीट। हाँ गुड राजीव कुमार, सबका आंसर सही है, वेरी गुड। चलो इसका आंसर बताओ। याद रखना जो जो प्रतिमा बना है, दो चीज याद रखना है, कहां बना है, कब बना, मतलब किस राज्य में बना है, किस जगह पे बना है, उसके हाइट को याद करके रखना। पीएससी हाइट से सवाल पूछता है। हाइट इसकी कितनी है? 108 फीट हाइट है इसकी, हाइट को नहीं छोड़ना है आप लोग को। सी 108 फीट कहां है? बेंगलुरु में है। किसका? नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया है। 108 फीट इसकी हाइट है, हाइट को नहीं छोड़ना है आपको, हाइट को अच्छे से पढ़ के रखना है। चलो आगे देखते हैं। 10 दिसंबर 2022 के मध्य, 10 दिसंबर 2022 के मध्य 23वें हार्निवल, 1 से 10 दिसंबर है एक्चुअली में, ये ना 1 से 10 दिसंबर है, ठीक है, ये है 1 से 10 दिसंबर। 1 से 10 दिसंबर 2022 के मध्य 23वें हार्निवल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, बताओ। इसका आंसर आएगा नागालैंड। देखो नागालैंड का जो, नागालैंड में हार्निवल महोत्सव का आयोजन किया जाता है, एक बार पेपर में आ चुका है ये, ठीक है। 1 से 10 तारीख को, 1 तारीख से ही क्यों आयोजित किया जाता है? नागालैंड की स्थापना दिवस है 1 तारीख, 1 दिसंबर नागालैंड का स्थापना दिवस है। हार्निवल वहां क्या है? हार्निवल क्या है? वहां की चिड़िया है एक, हार्निवल जो है ना चिड़िया है, कहाँ क्या कि नागालैंड की चिड़िया है। हार्निवल महोत्सव में क्या किया जाता है? हार्निवल महोत्सव में जलदरी क्या है, वहां जनजाति संस्कृति प्रचलित है, तो जनजाति लोग क्या करते हैं, अपनी संस्कृति अपने कल्चर को लोगों तक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जनरली जो है बहुत ज्यादा अफसपा वगैरह भी उधर लगा हुआ है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत वाला इलाका है वहां पर जनजाति लोग, ठीक है, तो वहां पे दिक्कत होते ही रहता है, सेना का शासन लगा हुआ है उधर, तो वहां पर अपने कल्चर को आने वाली पीढ़ी को समझाने के लिए और पूरे देश और दुनिया में अपने जनजाति संस्कृति, अपने सभ्यता को फैलाने के लिए वो लोग हार्निवल फेस्टिवल का आयोजन करते हैं हर साल। और हार्निवल एक चिड़िया का नाम है, ये सवाल पूछ सकता है, याद रखना, ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे आप लोग। हार्निवल क्या है करके पूछ देगा, और इसके क्वेश्चन आया भी है, पीएससी में ही आया है पहले प्रीवियस ईयर पेपर में, हार्निवल फेस्टिवल वाला। चलो नागालैंड में 18 ताड़ के पत्तों से बना विश्व का पहला संग्रहालय कहां स्थापित किया गया है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ताड़, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बी, केरल। ताड़ के पत्तों से बना विश्व का पहला संग्रहालय केरल में स्थापित किया गया है। ठीक है, जो चीज में ज्यादा बताने का नहीं है, सिर्फ 1 लाइन से याद करो, इसको याद करते जाओ। चलो, ये ताड़ के पत्ते से बना संग्रहालय है, ठीक है, ताड़ के पत्ते से बना संग्रहालय है। चलो आगे देखते हैं। 53वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 कहां आयोजित किया गया? 53वां, दो चीज याद रखेंगे, कहां आयोजित किया गया, कौन से क्रम का था, क्रम को याद करेंगे अच्छे से, भूलेंगे नहीं। 53वां नंबर का था ये अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022। गोवा, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटका। इसका आंसर आएगा ए, गोवा। गोवा में आयोजित किया गया, गोवा में आयोजित किया गया। इससे संबंधित 2 फैक्ट और याद रखेंगे जिसको मैं बता रहा हूं आपको। गोवा में आयोजित किया गया। स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स ने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला, दिया जाता है। गोल्डन पीकॉक या सर्वश्रेष्ठ फिल्म, अगर दोनों में से बोला तो दोनों क्या आएगा? ये आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, चाहे सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी बोल दिया तो यही आएगा। टॉलीवुड के मेगास्टार चिरंजीवी को, मेगा स्टार है ये, मेगा स्टार चिरंजीवी को 2022 का इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो ये 2 से इससे याद रखेंगे, इसमें फोकस देश भी याद रखेंगे। फोकस देश, फोकस देश क्या है बताओ तो, किसको पता है फोकस देश क्या है? इसमें फोकस देश, इसका फोकस देश क्या है?
फ्रांस। इसको पूछता है, फोकस देश को भी पूछता है पेपर में, ठीक। तो इसका फोकस देश भी याद रखेंगे। कहाँ आयोजित किया गया था? गोवा में। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। बाकी ये 2 क्वेश्चन और याद रखेंगे। बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूछता भी नहीं है बहुत ज्यादा डीप, ऊपर ऊपर पूछता है। आपको लास्ट में इतना पढ़ेंगे सफिशियंट है, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा, स्टेच्यू ऑफ डिग्निटी, मर्यादा मूर्ति कहां स्थापित की गई है? मथुरा में, वाराणसी में, लखनऊ में, अयोध्या में? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? अयोध्या में स्थापित की गई। स्टेच्यू ऑफ डिग्निटी, मर्यादा की मूर्ति, अयोध्या में स्थापित की गई है, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ डिग्निटी, मर्यादा की मूर्ति, अयोध्या। अशोक गहलोत ने राजसमंद के नाथद्वारा में स्थापित विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 315 फुट, 354, 369 और 371 फुट। कितना है? ईश्वर लकड़ा, गुड इवनिंग सर जी, बहुत देर में आ रहे हो यार। हाँ डी, ठीक है। इसको बताओ, 21वां नंबर का सवाल। कितना फीट है इसकी हाइट? इसकी हाइट है 369 फुट। जो लोग वीडियो बाद में देख रहे हैं, वीडियो पॉज करेंगे, आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे। जो लोग बाद में देख रहे हैं, लाइव जो नहीं है, उन लोग पॉज करके क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, वीडियो को प्ले करो और आंसर देखो, ठीक है। 369 फुट, याद रखना 370 से कम, 369 फुट। राजसमंद के नाथद्वारा में, ये क्वेश्चन को मैं इसलिए लिया हूं, एक ही सवाल में कई ठो देखो, कहां स्थापित किया गया बोलेगा तो राजसमंद के नाथद्वारा में। राजसमंद कहां है? राजस्थान में है, राजस्थान। राजसमंद, जयसमंद, सांभर, डिंडवाना, पिछोला, फतेह सागर, ये सब लेक कहाँ है? झील। झील से इंडियन ज्योग्राफी में पूछता है, झील से संबंधित सवाल, वो सब कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। कहाँ है? राजस्थान में है ये सब। इसका आगे आंसर देखते हैं। ये तो सब लगा दोगी इसको, एकदम हाईलाइटेड। गुजरात की किस नदी पर निर्मित मोरबी सस्पेंशन पुल टूट गया था? महानदी, मच्छू नदी, धांधर नदी और पूर्णा नदी। मैं पानी पी लेता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। सर अभी ज्यादा टेंशन लग रहा है, सब पढ़े पढ़े वाला भूला जैसा लग रहा है। एनफील्ड वो लगता है लास्ट के 2-3 दिन में पढ़े, लेकिन याद रहेगा आपको जब क्वेश्चन देखेंगे आप, जब आंसर ये देखेंगे, जब आप ऑप्शन देखे होंगे। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता है, सबसे पहले उनको बनाने का कोशिश करना है। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। उन सवालों को सबसे पहले बनाने का कोशिश करना है जो आपसे एक बार में बन रहा है, उसको तब से उससे कॉन्फिडेंस आएगा आपका। उसके बाद उस क्वेश्चन में जंप करना है जहां फंस रहे हो, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लेना है, सबको होता है, केवल आपको नहीं हो रहा है, वो सबको होता है कि लास्ट में जब भूल गए लगता है। इसीलिए बोल रहा हूं, जो अब जो है ना लास्ट के 2-3 दिन में पिछला पढ़ने का कोशिश मत करो। अब पिछला इन द सेंस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब नहीं पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है आपको? सिर्फ करंट अफेयर्स। ईमानदारी से पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो करंट अफेयर्स को। फिक्स है क्वेश्चन आना, और बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, और छूट जाएगा तो बहुत अखरेगा करंट अफेयर्स। वो सब छूट गया, करंट कठिन क्वेश्चन तो नहीं अखरेगा उतना, करंट अफेयर्स छूटेगा, बहुत अखरेगा। पेपर पढ़ने वाले बना देते हैं यार करंट अफेयर्स को। जो लोग पेपर पढ़ते हैं ईमानदारी से ना पीएससी में, वो लोग करंट अफेयर्स अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स को मत छोड़ना, ठीक है। डर लग रहा है, इसका मतलब यही है कि आपने तैयारी की है। जो तैयारी नहीं करते हैं उसको डर नहीं लगता है, ठीक है। चलो, इसका आंसर क्या आएगा? 22वां, इसका आंसर आएगा मच्छू नदी, ठीक। इसका आंसर क्या आएगा? मच्छू नदी, बी। कौन सी बोल रहा है भाई? मच्छू नदी। ये जो मच्छू नदी है ना, यहां पर ये पुल को 1880 में बनाया गया था। 1880 में एक राजा थे, उसका नाम था राजा वाघजी ठाकुर। राजा वाघजी ठाकुर, इन्हीं के लिए ब्रिज को बनाया गया था। और ये एक कंपनी थी, ओरिवो ग्रुप, इसको इसका ठेका दिया गया था। 134 लोग मर गए थे इसमें, इस पुल के गिरने से 134 लोग। ओरिवो ग्रुप करके एक कंपनी है, उसी से मेंटेनेंस का ठेका दिया गया था। मेंटेनेंस ठीक से किया नहीं, ये पुल जो है वो गिर गया। कौन से दिन में गिरा, कितने बजे गिरा, ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है। 100, अरे यार ये विजय कुमार 132 होगा। ये पूछेगा कभी 132 लोग मरे कि 134 लोग मरे करके? कभी नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ इतना बोलेगा कि कौन से नदी में था वो,
कौन से स्टेट में था, ज्यादा से ज्यादा ये पूछ देगा। ये पूछेगा आपको अगर कहीं मोरबी सस्पेंशन पुल किस राज्य में स्थित था जो गिर गया, तो वो राज्य पूछ देगा, या तो नदी पूछेगा, कितने लोग मरे, कभी कभी इस तरीके का सवाल नहीं पूछता है, कितने समय मरे, कितने दिन, कौन से दिन में मरे थे, ये सब नहीं पूछता है, ठीक है। उसमें 134 132 मत पढ़ना। चलो, सरकार सही आंकड़ा नहीं बताती है, आप क्या कर लोगे पढ़ के। 134 लोग मरे होंगे तो ऑफिशियल डाटा तो गवर्नमेंट खुद डिस्क्लोज नहीं करती है। चलो, पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय। पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय कहां स्थापित किया गया है? 23 नंबर का क्वेश्चन, आंसर आएगा क्या? बी, अरुणाचल प्रदेश। मछली संग्रहालय कहां स्थापित किया गया है? बी। क्या बोल रहे हैं? बाल्टी बनाने वाली कंपनी थी यश वासनिक। चलो चल ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है, ठीक है। चलो, इसका आंसर आएगा बी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? कंप्रेस्ड, इसको हिंदी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। तो ये क्या है? एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है ना। तो कंप्रेस्ड बायो प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहां किया है? संगरूर, संगरूर, संगरूर। ये कहां है? पंजाब में है, संगरूर, पंजाब, ठीक है। तो अगर स्टेट दिया रहेगा ना तो भी लगा लेना, ठीक है। स्टेट अगर दिया रहेगा तो भी याद रखना, स्टेट भी पंजाब। हो सकता है स्टेट दे, ऐसा गांव मत दे, या शहर का नाम ना दे, स्टेट दे दे। तो पंजाब में स्थापित किया गया है, ठीक। एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। 25वां नंबर का क्वेश्चन देखो, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन, 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है? ड्रोन, स्काईवॉक, गरुड़, स्काई हॉक और रुस्तम, ठीक। जूम कीजिए सर, लो भाई जूम कर देते हैं, अब दिखा। चलो, तो 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है? सी, स्काई हॉक आएगा इसका आंसर, स्काई हॉक। ये स्काई हॉक दिख रहा है आपको। 5G सक्षम ड्रोन का फायदा क्या है? देखो, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है इसकी, मतलब बहुत जल्दी आप कमांड दोगे तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। इसको लैंडिंग के लिए रनवे की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं भी लैंड कर जाएगा। हर रेगिस्तान में लैंड करवा दिया इसको, ठीक। तो ये जो रन है बहुत ज्यादा, इससे टेक्नोलॉजी में 5G है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, बहुत जल्दी एक्सेस किया जा सकता है, कमांड को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। तो 5G ड्रोन पहला 5G सक्षम ड्रोन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्काई हॉक नाम है इसका, तो नाम याद रखना, ठीक। सी आएगा, स्काई हॉक। और भी इसकी खूबियां हैं बहुत सारी। चलो, 26वां, नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। शाहजी केवी, डॉक्टर उषा सिंह, गोविंदा राजुलू चिंताला या राहुल सचान। और कितना जूम करूं यार, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा? नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है शाहजी केवी, डॉक्टर उषा सिंह, गोविंदा राजुलू चिंताला और राहुल सचान। इसका आंसर आएगा ए, शाहजी केवी, ठीक है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? शाहजी केवी, शाहजी केवी, ठीक है। कौन सी बोल रहे हैं भाई? सी डी बोल रहे हैं, सी डी कहां आएगा? ए आएगा, शाहजी केवी, ठीक है। ए आएगा, शाहजी केवी, ठीक। चलो, 27वां देखते हैं। किसने देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? दीपक अग्रवाल, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, नीलिमा सिंह, अरुण गोयल, दीपेश शाह। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट में एक्स्ट्रा ऐड ये वो हो जाएगा मैनेज, ठीक है। ये अरुण गोयल है ना इसका आंसर, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। चलो, अरुण गोयल है इसका आंसर। चलो देखो, 30 नवंबर 2022 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे जियांग जेमिन का निधन हो गया? देखो, पहले राष्ट्रपति रहे जियांग जेमिंग का निधन हुआ है। मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, चीन, इंडोनेशिया। जो जियांग जेमिंग है ना, वो चीन के राष्ट्रपति थे, चीन के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है, चीन। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी एक दो पूछता है, ठीक। इंटरनेशनल का करंट अफेयर जो है पीएससी पूछता है एक दो, तो छोड़ना मत, पढ़ के जाना। कौन सा राष्ट्रपति
अभी निधन हुआ है, कौन से देश में नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये सब लोग को याद करके जाना। एक ना एक सवाल इससे पूछता ही है, मैं देखा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर में, एनालिसिस करके देखना आप लोग, इसलिए छोड़ना मत इसको, जो हाईलाइटेड मुद्दे हैं उसको। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? कृष्णा विवी लाला, केवी शाजी, राजीव धवन, तरला दलाल। पढ़े हो कि नहीं है सब क्वेश्चन आप लोग? इंपॉर्टेंट है ये सब। प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का भी लिया हूं। चलो इसका आंसर आएगा कृष्णा विवी लाला, कृष्णा विवी लाला। SKV नियुक्ति से क्या सर, क्या क्या सवाल क्या पूछ रहे हैं आप, अच्छे से पूछिए, है ना। कृष्णा विवी लाला, इसका आंसर आएगा ए, कृष्णा विवी लाला, 29वां नंबर का क्वेश्चन का। चलो इसका जो PDF है मैं शेयर करवा दूंगा टेलीग्राम में, टेंशन नहीं लेना है, आप लोग सिर्फ बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। 30वां, मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है? जेमी हेरेल, मेगन यंग, नदीन अयूब, मीना सू चोई। कौन जीता है? मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर क्या आएगा? मिस अर्थ 2022 का खिताब जीता है मीना सुई चोई, मीना सू चोई, मीना सू चोई ने जीता है, ठीक है, मीना सू चोई, मीना सू चोई। अंजलि जी ये तो कुछ एकदम बताया नहीं जा सकता एग्जैक्ट मैम, जब तक आपको समझा ना पाऊं मैं जितना क्वेश्चन है उसको, तब तक चलेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का किस पार्ट को ज्यादा फोकस करना है सर? इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का, वही मैं बता रहा हूं ना आपको, जो नए कंट्री में जो प्रेसिडेंट बने हैं, कोई प्रधानमंत्री बना है, वो सब जो है, या किसी प्रधानमंत्री का निधन हुआ है, वो सब पूछता है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को पूछ चुका है पहले ही, और भी नए, जैसे कि अभी मैं बताया भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने कि नहीं ब्रिटेन के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से आपको जो नया नियुक्ति हुआ है, ठीक है, या किसी भारतीय को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कोई सम्मान दिया गया है, इन सब क्वेश्चंस को आपको ज्यादा फोकस करना है। दो चीजें, नई नियुक्ति, प्रेसिडेंट, यार वो भी बड़े बड़े देश, छोटे छोटे देश नहीं, है ना, बड़े बड़े देश में महत्वपूर्ण चीज, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल को नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको एक दो सवाल डालेगा वहां से, ठीक, तो उसको छोड़ना नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा? मीना सू चोई। चलिए 31वां क्वेश्चन देखते हैं। 27 नवंबर 2022 को विश्व के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहां स्थित है? दो सवाल जानने को मिलेगा इसमें। एक सवाल तो यही है कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मोना लोआ। वो कहां विस्फोट हुआ, कहां स्थित है? जापान, फिलीपींस, निकारागुआ और हवाई द्वीप। अभी वर्तमान में भूकंप कहां आया है? भूकंप कहां है बताओ तो? अभी वर्तमान में भूकंप कहां आया है? अच्छे से याद पढ़ लेना, हो सकता है PSC दे दे। ऐसे तो बहुत करंट, बहुत एकदम लेटेस्ट है, अभी तक तो पेपर पर सब बन गया होगा, इतना देना मेरे हिसाब से तो नहीं देगा, लेकिन क्या पता, कुछ ठिकाना नहीं है, पूछ दिया कहीं तो एक आध क्वेश्चन, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन को भी पूछ देता है कई बार। एक क्वेश्चन इतना एकदम करेंटली कर डाल देता है, तो पढ़ लिया रहना, बाकी चांसेस बहुत कम है, ठीक है। हाँ तुर्की, ठीक। एक अप्रोक्स याद रखना, 31 जनवरी, इसके बाद का नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा 31 जनवरी या 15 जनवरी, सॉरी 15 जनवरी तक का, एक साल में पूरा, मतलब 1 जनवरी 2022 से लेके, बहुत लोग ऐसा सवाल पूछते मेरे को, मैसेज करते रहते, 15 जनवरी 2023, इतना करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको, एक साल का पूरा, ठीक है। इससे लेके 15 जनवरी 2023 तक का, लगभग एक साल का करंट अफेयर्स। 15 जनवरी के बाद का आने का संभावना बहुत कम रहता है, ठीक। चलो ये इसका आंसर आएगा हवाई द्वीप, इसका आंसर आएगा डी, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप कहां है? अमेरिका में है, हवाई द्वीप अमेरिका में है। टेलीग्राम का लिंक शेयर करिए, मैं करवाता हूं सर। चलो 28 नवंबर 2022 को कौन विजय हजारे ट्रॉफी में एक ओवर में 7 छक्के लगाकर लिस्ट एक क्रिकेट में यह कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? एम जगदीशन, राहुल त्रिपाठी, ऋतुराज गायकवाड़, पृथ्वी शाह। सी ऋतुराज गायकवाड़, आंसर क्या आएगा? सी ऋतुराज गायकवाड़। कैसे लगाया 7 छक्का एक ओवर में? एक ओवर नो, एक जो बॉल था, नो बॉल था, उसमें भी छक्का मार दिए, ठीक है, तो ऋतुराज गायकवाड़। चलो आगे बढ़ते हैं।
दिसंबर 2022 में कौन राज्य अलग दिव्यांग विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़। किसने अलग दिव्यांग विभाग बनाया, मतलब दिव्यांगों के लिए अलग विभाग का गठन किया है? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अलग दिव्यांग विभाग बनाया है, दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग बनाया है महाराष्ट्र ने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 5 दिसंबर 2022 को किसे भारतीय टेबल टेनिस महासंघ TTFI का नया अध्यक्ष चुना गया है? टेबल टेनिस महासंघ चेतन गुरुंग, अलका शर्मा, मेघना अहलावत और पी विश्वंता राव। क्या आएगा आंसर इसका? इसका आंसर क्या आएगा? 34 का सी, 34 का आंसर आएगा सी, मेघना अहलावत। क्या आएगा आंसर? मेघना अहलावत। ठीक है, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है मेघना अहलावत को। ठीक है, इसमें इतना इतना याद रखना है आपको, ज्यादा अंदर नहीं घुसना है इसके, ये सब क्वेश्चन में। जिस क्वेश्चन में पूरा ज्यादा डीप में पढ़ना है वो मैं बताया हूं आपको, और भी बताता हूं। ठीक है, दिसंबर 2022 में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? इस तरीके के सवाल पूछता है पीपीएससी। गोबलिन मोड, वैक्स, मेटावर्स, आइस्टेड विट। अभी अभी जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर रहता है, ऐसा नहीं है कि जो सबसे ज्यादा प्रचलित वर्ड रहेगा उसको चुनेगा, ऐसा नहीं है। गोबलिन मोड को चुना गया है, गोबलिन मोड। गोबलिन मोड, गोबलिन का अर्थ क्या होता है? भूत। गोबलिन का अर्थ भूत होता है हिंदी में, लेकिन गोबलिन मोड अगर आप दोनों को कॉम्बिनेशन में कंबाइंड में यूज करोगे तो एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब आप कह लीजिए एक स्वच्छंद है, ज्यादा चिंता नहीं करता, बंजारा व्यक्ति, मतलब खुदरंग व्यक्ति, एक तरीके से बोल लीजिए, ज्यादा चिंता नहीं करता, किसी का ज्यादा तनाव नहीं लेता। अब इसको कई लोग अपने हिस्से में मतलब ज्यादा सोचता नहीं किसी दूसरे के बारे में, कई लोग खुदगर्ज और स्वार्थी भी बोल देते हैं ऐसे लोगों को। ठीक, तो उस तरीके का गोबलिन मोड मतलब वो उस तरीके का, उस नेचर का व्यक्ति इसका मतलब होता है। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, गोबलिन मोड। अर्थ भी याद रखना भाई, थोड़ा पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो समझ के। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 2 दिसंबर, 9 दिसंबर। इसको तो आसानी से बता दोगे आप, 5 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है, बी, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 4 दिसंबर कौन बोल रहे हैं? सत्यम, 5 दिसंबर है। स्क्रीन क्लियर नहीं है सर, स्क्रीन क्लियर नहीं। किसी और को कोई दिक्कत हो रहा है इस तरीके का? किसी और को कोई दिक्कत थोड़ी स्क्रीन का? आपका सर्वर, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 दिसंबर 2022 को झरना दास का निधन हो गया, वह कौन थी? साहित्यकार, उड़िया फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री, इतिहासकार थी या चित्रकार थी? ठीक, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बी, उड़िया फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। कौन थी? उड़िया फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी झरना दास। उनका निधन हो गया 2 दिसंबर 2022 को। ठीक है, 2 दिसंबर 2022 को। अगला देखते हैं। 3 से 6 दिसंबर 2022 के मध्य अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहां आयोजित किया गया? अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहां पर आप अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहां आयोजित किया गया? देखो, नई दिल्ली, असम, नागालैंड, गोवा। गोवा में आयोजित किया गया। ठीक है, डी आ जाएगा गोवा। लूसोफोन महोत्सव, लूसोफोन महोत्सव ये कहां आयोजित किया जाता है? ये बेसिकली जो एक लूसोफोन कह लीजिए, एक पुर्तगाली भाषा को बोलने वाले देशों का समूह जो है वो लूसोफोन कहलाता है। ठीक है, मतलब जो देश जो है वो पुर्तगाली भाषा बोलते हैं उसको लूसोफोन बोलते हैं। ठीक है, उन देशों के समूह को लूसोफोन बोलते हैं। गुजरात में, गोवा में भी पुर्तगालियों का कब्जा था, यहाँ के लोग भी पुर्तगाली बोलते हैं, यहीं के लोग मनाते हैं, इसीलिए लूसोफोन महोत्सव। तो 3 से 6 दिसंबर 2022 के मध्य अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव आयोजित किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन 2 देशों की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुड़ शक्ति शुरू हुआ? भारत एवं ओमान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं इंडोनेशिया, भारत एवं फ्रांस। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत एवं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति क्या? भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया। इसका आंसर आ जाएगा क्या? सी, भारत और इंडोनेशिया। भारत फ्रांस नहीं आएगा, भारत और इंडोनेशिया आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर सी आ जाएगा, भारत और इंडोनेशिया। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी बोतल बंद पेयजल कंपनी बिस्लेरी का अधिग्रहण किसके द्वारा किया जाएगा?
बिस्लेरी को कौन खरीद लिया है? रिलायंस समूह, अडानी समूह, आदित्य बिरला समूह, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। इसका अधिग्रहण किया गया है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, डी डी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। टाटा ने क्या किया है? इसको अधिग्रहण कर लिया है। ठीक, चलो अगला देखते हैं। देश का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर किसके द्वारा स्थापित किया गया है? अग्निकुल, कॉस्मॉस, स्काई रूट एरोस्पेस, न्याडा स्पेसटेक और लीफ स्पेसटेक किसके द्वारा स्थापित किया गया? अग्निकुल, कॉस्मॉस, स्काई रूट एरोस्पेस। बी आएगा इसका आंसर। 41 का आंसर क्या आएगा? सॉरी 41 का आंसर आएगा ए। 41 का आंसर आएगा ए, अग्निकुल कॉस्मॉस। अग्निकुल कॉस्मॉस देश का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड, प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड। अभी तक सतीश धवन अनुसंधान केंद्र बहुत फेमस था रॉकेट लॉन्च करने के लिए। ठीक, तो अभी जो है वो अग्निकुल कॉस्मॉस जो है वो प्राइवेट रॉकेट लॉन्चर स्पेस स्टेशन बनने वाला है, कंट्रोल सेंटर। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन। नवंबर 2022 में किस देश ने वर्ष 2028 तक परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित अपना पहला चंद्रमा बेस बनाने की घोषणा की है? इजराइल, अमेरिका, चीन, भारत। ऐसा लंबा लंबा फेंकता कौन है? कर भी लेता है कई बार, है कि नहीं? चीन, टेक्नोलॉजी के मामले में चीन बनाएगा। भले चाइना आइटम चलेगा कितना दिन, चलता नहीं है ज्यादा दिन, लेकिन बनाएगा जरूर, बना लेगा और जब बोल रहे तो। ठीक है, तो सी आएगा चीन। ठीक है, भले जाके ऊपर से फूट जाएगा ऊपर में। 43वां नंबर का क्वेश्चन देखो। नवंबर 2022 को किसने संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया है? प्रीति सूदन, लव अग्रवाल, संजय प्रसाद, मुकेश मेश्राम। इसका आंसर आएगा ए, प्रीति सूदन। क्या आएगा आंसर? ए, प्रीति सूदन। यूपीएससी की नई सदस्य के रूप में इन्होंने क्या यह शपथ लिया है? यूपीएससी में टोटल 11 मेंबर है, 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष। ठीक है, किनका? यूपीएससी के मेंबर का चुनाव कौन करता है, नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं यूपीएससी का मेंबर को नियुक्त करने की। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है? प्रीति सूदन याद रखना। अगला क्वेश्चन 19 नवंबर 2022, 44वां नंबर क्वेश्चन। 19 नवंबर 2022 को किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, कैलाश सत्यार्थी, दलाई लामा, इला भट्ट, प्रोफेसर CNR राव। किसको किया गया है गांधी मंडेला सम्मान? कैलाश सत्यार्थी, दलाई लामा, इला भट्ट, प्रोफेसर CNR राव। ऑप्शन आंसर आ जाएगा बी, दलाई लामा। क्या आएगा? दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया है, दलाई लामा को दिया गया है। ठीक है, आगे देखें। चलो, अक्टूबर 2022 में प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब एक मैं कथन करण वाला सवाल लिया हूं, अगर आ गया खुदा न खास्ता, क्योंकि पैटर्न जो है वो बार बार बदल रहा है पीएससी का, तो इसको भी आप इस तरीके से अटेम्प्ट करके कर सकते हैं। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं रहेगा इसमें। इस सूची में गौतम अडानी 150 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ शीर्ष पर रहे हैं, ये सही है। ठीक है, शीर्ष पर रहे हैं। इसमें वन लाइनर में पूछना रहेगा तो कैसे पूछेगा? फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की है, उसमें से प्रथम स्थान किसका है, ऐसा पूछेगा तो वन लाइनर बन गया। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, गौतम अडानी फर्स्ट है और मुकेश अंबानी 88 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो पहला गौतम अडानी है और दूसरा कौन है? मुकेश अंबानी है अमीर लोगों की सूची में। अब इसका जो डॉलर को है उसको नहीं पूछेगा, पूछना रहेगा तो इसी तरीके का पूछेगा। तो दोनों सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो पहले नंबर पे गौतम अडानी है, दूसरे नंबर पे मुकेश अंबानी है, ये याद रखना दोनों। उसके संपत्ति को याद रखने की जरूरत नहीं है, और खुद ही याद नहीं रहता उन लोग को, तो आप याद रख के क्या करोगे? इतना पैसा कमाते हैं कि खुद ही याद नहीं रहता उन लोग को। चलो, सूची में शीर्ष 10 समिति देखो, और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें। देखो, गौतम अडानी पहले है, मुकेश अंबानी थर्ड नंबर में, राधा किशन दमानी। ज्यादा इसे याद रखने की जरूरत नहीं, 3 से ज्यादा। ठीक, महिलाओं के बारे में पूछता है इसमें। एक क्वेश्चन और बनता है कि महिलाओं में पहला सावित्री जिंदल है, फर्स्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ज्यादा चांसेस है महिलाओं का पूछने का सबसे, क्योंकि ये गौतम अडानी मुकेश अंबानी के बारे में बहुत पूछ चुका है, व्यापम तक पूछ देता है। थोड़ा सा अलग करने के लिए क्या करेगा? स्त्री में पूछ देगा, मतलब सूची में महिलाओं के नाम पूछ देगा। तो सावित्री जिंदल है, दूसरे नंबर पे रेखा झुनझुनवाला है। ठीक है,
तो यहाँ पे फर्स्ट मतलब छठवां क्रम है इनका ऐसा ओवरऑल रैंकिंग में। लेकिन अगर आप महिलाओं के सेट में देखें तो इनका फर्स्ट है ना सावित्री जिंदल का। रेखा झुनझुनवाला, फाल्गुनी नायर तीसरे नंबर की, लीना तिवारी, किरण मजूमदार शाह और अनु आगा, इनका पूरा नंबर दिया है इसमें। लेकिन भारत में अगर कहीं बोलेंगे तो क्रम से जमाने के लिए इस तरीके से, आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पहला नंबर याद रखेंगे तो भी चलेगा। ज्यादा जो पढ़ना चाहते हो शुरू का 3 याद रख लेना, इनका भी 3 याद रख लेना, पहला पहला याद रखोगे तो भी चलेगा। इसको भी याद रखना, कुल संपत्ति इसका ये लिखा हुआ है, ठीक। महिलाओं के नाम नहीं भूलना है, सावित्री जिंदल याद रखना, ठीक। चलो, 15 अक्टूबर 2022 को वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान क्या है? 101, 104, 105, 107। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी किया गया है, तो सारे सूचकांक को याद रखना है आपको। भूखमरी सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, और भी कई सारे सूचकांक होंगे, उसमें से एक सवाल मैं लिया हूं। हाँ वही बोल रहा हूं दीपेश जी, सावित्री जिंदल 6th है मगर महिला में फर्स्ट है ना सर। चलो, तो इसका आंसर आ जाएगा 107, ठीक। इसका आंसर क्या आएगा? डी 107। चलो, डी 107। अब टोटल 121 देश तो शामिल ही है इसमें, टोटल 121 देश शामिल है, जिसमें से 107 नंबर पे भारत है, ठीक। किस संस्था द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध मतलब ऑपरेशन चलाया गया? किस संस्था के द्वारा चलाया गया मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध आंदोलन? तो वो आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका ऑपरेशन बाज, मतलब कौन सा ऑपरेशन चलाया गया पूछ रहा है अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के लिए। ऑपरेशन बाज, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन पंछी, ऑपरेशन सारस। इसका आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन आएगा बी, ऑपरेशन गरुड़। क्या चलाया गया है? ऑपरेशन गरुड़, ठीक है। ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है, याद रखना, ठीक। अब ये पूछ देगा कि ऑपरेशन, पलट के कैसे पूछेगा, ऑपरेशन गरुड़ किससे संबंधित है? अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित है, महिला प्रताड़ना से संबंधित है, कई सारा ऐसा घुमा के भी सवाल पूछ देता है, ठीक। तो इसको दोनों तरीके से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, 9 अक्टूबर 2022 को लॉन्च स्वदेशी रूप से 48वां नंबर का क्वेश्चन, ठीक। 9 अक्टूबर 2022 को लॉन्च स्वदेशी रूप से विकसित कैमरा ड्रोनी किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? इन्फोसिस इंडिया, इन्फोएज इंडिया, गरुड़ एरोस्पेस, पारस डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसका आंसर क्या आएगा? गरुड़ एरोस्पेस। इसका आंसर आ जाएगा बी। तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। कुमारी दुर्गा साहू जी है ना, यहां तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध, तस्करी को रोकने के लिए, ठीक है। चलो, स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोनी, ये जो है ना, इसका आंसर आ जाएगा आपका बी, आंसर आएगा इसका। गरुड़ एरोस्पेस 48 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, गरुड़ एरोस्पेस, गरुड़ एरोस्पेस, बी आंसर आएगा इसका। चलो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलदूत ऐप का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? किस लिए किया जाएगा? देश के किसी गांव के चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाने, देश के किसी गांव के चयनित तालाबों के जल स्तर का पता लगाने, देश में चयनित नदी के जल स्तर का पता लगाने, पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद जल स्तर का पता लगाने। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आएगा ए, देश के किसी गांव के चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए। ए आंसर आ जाएगा इसका, किसी गांव के चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए। चलो, दिसंबर 2022 में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अनुष्का शर्मा, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट। प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? यह सबको याद होगा। ये प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा, अनुष्का शर्मा, ठीक। चलो, भारत का स्वदेश निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत कौन सा है? भारत का स्वदेश निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत कौन सा है बताइए? LCH प्रचंड, इंटरसेप्टर AD-1, INS विक्रांत या INS खंडेरी। सबसे बड़ा युद्धपोत, लास्ट क्वेश्चन है, बताओ कौन सा है? LCH प्रचंड, इंटरसेप्टर AD-1, INS विक्रांत, INS खंडेरी। इसका आंसर आएगा सी, INS विक्रांत सबसे बड़ा युद्धपोत है, ठीक। ये LCH प्रचंड जो है ना, वो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर।
हेलीकॉप्टर मतलब कम वेट का हेलीकॉप्टर है। ये इंटरसेप्टर AD-1, इंटरसेप्टर AD-1 क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, मिसाइल। INS विक्रांत है, INS खंडेरी, ये तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? C, INS विक्रांत। ठीक है, तो मैंने यहां पर लगभग 51, 50 मान लो, एक सगुन का क्वेश्चन था, बोल लो आप 51 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था, तो 50-51 क्वेश्चन को कलेक्ट किया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के दृष्टिकोण से। और 50 क्वेश्चन में आपको लगभग 70 से 80 क्वेश्चन मैंने कवर करवाए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन बनाए हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। 70-80 क्वेश्चन मैं आज की क्लास में आपको कवर करवाया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे आप लोग। और लास्ट के 2-3 दिन में करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज करिए आप लोग। और कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अभी किसी को भी किसी प्रकार का डाउट है तो पूछ लीजिए, है ना। पेपर से संबंधित कोई चीज डाउट है, किस तरीके से पढ़ना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना करंट अफेयर्स का। नेशनल, इंटरनेशनल, छत्तीसगढ़, तीनों करंट अफेयर्स को लास्ट के दिन में पढ़े। पैनिक मत करना ज्यादा, अब जितना पढ़ना है पढ़ चुके हो। ठीक, लास्ट के 2-3 दिन में, आज 9 तारीख है, 10 और 11 2 दिन बचा है आपके पास, तो ज्यादा देखने का कोशिश, बस पलटते रहना, बस बहुत ज्यादा कहीं पे फंसने का जरूरत नहीं है। और सिर्फ कोशिश करो उन टॉपिक्स को रिवाइज करने का जो मैं आपको बताया था। कब? जब मैं इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी जो मैं बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, मैं और अमरदीप सर बताए थे आपको, उस समय का जो क्वेश्चन बताया हूं, वो जो इंपॉर्टेंट बताया हूं उसको बस पढ़ने को। अब जो है वो ज्यादा क्वेश्चन उधर से पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सबको सिर्फ उनको पढ़ना है जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री का मैं एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। जैन बुद्ध को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये दोनों दर्शन का टॉपिक, दर्शन को मत छोड़ना। अभी SI के पेपर में 5-6 दर्शन का क्वेश्चन आया था, फिलोसफी से क्वेश्चन पूछ रहा है, फिलोसफी को नहीं छोड़ना है आपको। अब बहुत आसान है, क्लास में मैं पढ़ाया हूं, जो बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े होंगे मेरे से, क्लास में पढ़े हैं, 5-7 पेज पढ़ोगे ना तो 3-4 क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा पढ़ाया हूं वहां पे मैं। तो एकदम तनाव नहीं लेना है, रिलैक्स होके पढ़ना है। लास्ट के दिन जब पेपर देने जाओगे 12 तारीख को, आप 11 तारीख को रात को ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। मतलब एक दिन पहले लगभग आप पढ़ाई छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो टेंशन नहीं ले रहे हैं, जिनको पता है कि मैं पैनिक नहीं करूंगा, वो पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां पे आप 1 दिन 2 दिन पहले पॉलिटी उठा के मत बैठना, हिस्ट्री का कॉपी खोल के मत बैठना। उसमें क्या होगा, आप जो पढ़े हैं उसको आपको लगेगा कि मैं भूल रहा हूं, मैं भूल रही हूं, ऐसा लगेगा आपको। तो उसमें क्या करेंगे, आप स्ट्रेस में आएंगे। अगर आप स्ट्रेस में आएंगे तो आपसे बनता हुआ सवाल भी छूट जाएगा। ठीक है, तो रिलैक्स रहना है। आपको यह भरोसा होना चाहिए अपने आप के ऊपर कि मैंने अपना 100% दिया है, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था या मैं नहीं कर सकती थी। अगर आपको यह भरोसा है अपने ऊपर कि ये मेरा हाईएस्ट एफर्ट है करके, उसके बाद आपको कोई तनाव नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि मैंने और लगा सकता था एफर्ट और मैं नहीं पढ़ा, अपना टाइम वेस्ट किया है, तो ऐसे लोगों को तनाव आता है। ठीक, तो यहां पर आप, सर जी टेस्ट लगा सकते हैं क्या 2 दिनों में? नहीं लगाना है सर। दीपिका ध्रुव, नहीं लगाना है मैडम 2 दिनों में टेस्ट, एकदम नहीं लगाना है, छोड़ दो। अब ये भी बता रहा हूं आपको, टेस्ट भी मत लगाना, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व मत करना। अगर 2-3 ऑब्जेक्टिव में फंसोगे तो जो पढ़े रहोगे ना उसमें भी दिमाग खराब हो जाएगा, स्ट्रेस आने लग जाएगा, डरने लग जाओगे। अगर कहीं ऑब्जेक्टिव नहीं सॉल्व कर पाए तो, धोखा से सॉल्व नहीं हुआ अगर कहीं तो इसलिए ऑब्जेक्टिव लगाने का नहीं है, टेस्ट देने का नहीं है समय, सिर्फ आप पलटते रहो ऐसे सब्जेक्ट्स को। मतलब जैसे करंट अफेयर्स को जो पढ़ना चाहते हैं, अगर करंट अफेयर्स से दिन भर पढ़ते हुए बोर हो गए हो तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, जो नोट्स बनाए हुए, बुक तो खोलना ही मत, अगर जो नोट्स पढ़े होगे उस नोट्स को पलटते रहो बस, कि किस तरीके का सवाल आता है, रिवाइज थोड़ा करते रहो, दिमाग से, आंख से एक बार गुजार लो बस, ज्यादा से ज्यादा अगर करना चाहते हो तो। नहीं तो बहुत से लोग हैं जो सिलेक्शन लिए हैं, उन लोग सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं 2-3 दिन लास्ट में। हाँ, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। क्या बात है नीतीश ठाकुर जी, तुक्का लगाना है कि नहीं कर अब तुक्का देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तुक्का अगर आप पढ़ के लगाते हो, तुक्का देखो 2 तरीके का तुक्का होता है। एक तुक्का जो ब्लाइंड लगाता है, जो एकदम जो पढ़ाई नहीं हो मार के आता है, उसका कोई मतलब नहीं है। एक तुक्का ऐसा होता है जो आप इलिमिनेशन मेथड जिसको बोलते हैं, मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपने जितना सवाल बनना था आपका वो आपने बना लिया है, अब आपके पास टाइम बचा हुआ है, अब आपको देखना है कि मेरा सवाल कम अटेम्प्ट हुआ है, तो आप ऐसे सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए जा सकते हो जिसमें आप इलिमिनेशन मेथड यूज करना है। इलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जैसे कि ऑप्शन ए जो ये सवाल है,
आपने देख लिया कि बड़ा युद्धपोत कौन सा है, आपको समझ में आ गया कि भाई LCH इलिमिनेट करो, कौन नहीं हो सकता ये देखने की कोशिश करो। LCH प्रश्न कहीं पढ़ा है अगर आपने, ये भाई ये नहीं हो सकता, ये तो हेलीकॉप्टर है, INS विक्रम ये इंटरसेप्टर, ये तो बैलिस्टिक मिसाइल है, INS खंडेरी ये तो ये हो सकता है, इस तरीके का। तो तुक्का कब मारना है आपको, जब आपने लगभग लगभग 2 ऑप्शन इलिमिनेट कर लिए हैं। समझो मेरी बात, ध्यान से समझना, आधा अधूरा बात मत समझना। 2 ऑप्शन अगर आपने इलिमिनेट कर लिए कि भाई ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई है, तो आप एक तरीके का गैस लेके चल सकते हो अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो इसमें से आप ज्यादा संभावना जो लग रही है, और भी मैं आपको बता रहा हूं, जब आप पहले राउंड में पेपर को पढ़ रहे थे तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में आया था, इस सवाल के ऑप्शन को देखते हुए सबसे पहले जो दिमाग में क्लिक किया था, संभावना होती है कि उस ऑप्शन के सही होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक किया था वही उत्तर मार के आना। सबसे पहले आप जस्ट क्वेश्चन को देखें और पहले आपका दिमाग क्या करेगा, रिएक्ट करेगा उसके ऊपर। तो अगर आपको तुक्का मारना ही है, गेस करना ही है, आपने 1-2 इलिमिनेट कर लिया है, तो ऐसा ऑप्शन लगा के आना जो आपके दिमाग में सबसे पहले आया था। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो सही ही होगा, लेकिन उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शन ज्यादा होगी। ठीक, इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ें, इंडियन ज्योग्राफी में वीडियो डला हुआ है चैनल पे, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखना, सब बताया हूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। ठीक, कथन कारण वाले इस क्वेश्चन को कैसे तत्काल टिकल करें, दीपेश मंडावी। कथन कारण वाले सवाल को भी सर आपको इलिमिनेशन मेथड का ही यूज करना है। आपको देखना है पूरा सवाल पढ़ के कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर आपने पकड़ लिया, मान लो जाए, अगर आपने जैसे कि ये कथन कारण वाला सवाल था, एक मैं लिया था कथन कारण वाला सवाल, कौन सा था देखो मैं आपको बताता हूँ। कथन कारण वाला ये वाला लिया था, इसमें से 4 ऑप्शन है। अगर आपको समझ में आ गया कि मान लो जाए दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो तो पक्का पता है मेरे को कि ये नहीं आएगा, इसमें पूछा है कौन सा सत्य है, दूसरा नंबर का नहीं आएगा, तो इसमें से अब इलिमिनेट करो आप। इसमें से दिया है मान लो जाए 1 4 2 4 ऐसा दिया है, तो 2 जो है वो नहीं आएगा, खत्म हो गया, बी को काट दो, सी को काट दो। अब जो बचा हुआ है उसमें से आप गेस करो। तो इसमें से पहले देखो अगर सही है पूछा है तो कौन सही नहीं है पहले पूछ देख लो, उसके बाद ऑप्शन में जाओ, एक पकड़ में आ गया, इलिमिनेट करते जाओ, खत्म करते जाओ ऑप्शन को। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है उसको सॉल्व करने का। ठीक है, प्री निकालने का सूत्र बताइए। 2 दिन पहले दुनिया का कोई आदमी प्री निकालने का सूत्र नहीं बता सकता सर। ये जो बताना था हम लोग मेहनत किए उसके पीछे 8 महीना 10 महीना उसको पढ़ाने के लिए। ठीक है, और आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जिस तरीके से आप कर सकते हैं, ये इंस्टेंट गेम नहीं है, त्वरित सफलता कभी हासिल नहीं हो सकती है, आपको लंबा संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए। तो आप इंपॉर्टेंट चीज को मैंने बताया है, अगर आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं आप वो जाके देखिए, उसको पढ़िए आप। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब कमेंट सेक्शन में अपना जैसा भी लगा आपको क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख के जाएंगे। ठीक है, सारे लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाएंगे कि आपको क्लासेस कैसी लगी। ठीक, लाइक करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। मैंने अपना हाईएस्ट एफर्ट डाला है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को डील करते, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, पैटर्न को समझाने का। ठीक है, एंड करें सेशन। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लो, नहीं तो फिर सेशन को एंड करते हैं। सारे लोग कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जैसा भी लगा क्लास आप बता के जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट आप सबको। CGSI मेंस का उसका प्लानिंग चल रहा है, SKV जी आपको बताएंगे, जरूर अपडेट करेंगे बहुत जल्दी। मैं एक मीटिंग करता हूं टीम से, फिर बताते हैं आपको। ठीक है, थैंक यू प्रमोद यादव जी। टेलीग्राम में कमेंट सेक्शन के पहले नंबर के कमेंट में डलवा देता हूं। ठीक है, क्वेरी आप क्लियर नहीं किए, कौन सा क्वेरी? कीर्ति जी सारे लोगों के तो क्वेरी क्लियर कर रहा हूं मैं भी। प्री के बाद मेंस का ऑनलाइन क्लासेस होगी, उसका बताएंगे सर आपको, है ना। चलिए एंड करते हैं फिर सेशन को। मुझे लग रहा है कि आप सारे आप लोग के डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो एंड करते हैं सेशन को। ज़्यादा समय लेना ठीक नहीं है, आप लोग पढ़ाई करिए बढ़िया से, एकदम अच्छे से, बेहतरीन तरीके से पेपर दीजिए। अपने ऊपर भरोसा रखिए कि जितना आपने मेहनत किया है वो आपसे बनेगा ही, अगर आप लंबे समय से स्ट्रगल करते आए हैं तो। ठीक है, तो आप जितना बस पढ़ पाए हैं, ज़्यादा उसको लोड लेने का जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, अब ज़्यादा पीछे पलटाने का जरूरत नहीं है बस। और थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश करिए। आपसे क्वेश्चन तभी छूटेगा अब
कि जब आप पैनिक हो जाएंगे बनता सवाल भी छूट जाएगा। स्ट्रेस नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है, दो चीज बस अगर आप कंट्रोल कर लिए। पेपर के एक दिन पहले पर्याप्त नींद लेना, नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छे से सोना, 8 घंटा 10 घंटे का नींद लेना एकदम। पढ़ लोगे 4 पेज और तो सवाल बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अब सिर्फ आप लोग रिलैक्स करने का कोशिश करो, जितना पढ़ना था पढ़ लिए। एक दिन पहले अच्छे से नींद लेना, तभी आपका दिमाग अच्छे से प्रॉपर एक्टिव होगा। वहां पर आपका सवाल अब आपका कॉन्फिडेंस बनाएगा अब, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं तो सवाल बनता सवाल भी छूट जाएगा। ठीक है, चलिए फिर ऑल द बेस्ट आप सबको, शुभकामनाएं ढेर सारी। ठीक है, तो पढ़ाई करिए, वीडियो वगैरह ज्यादा नहीं देखना है। अब सिर्फ आप खुद को टाइम दो, करंट अफेयर्स पढ़ो, खुद से ही करो। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट आप सबको, थैंक यू सो मच।